हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज कैश फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, limitations of cash flow statement and preparation of cash flow statement with the help of an example. So let's start the video. व्हाट इज कैश फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लोज क्या होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कैश फ्लोज क्या होते हैं। कैश फ्लोज आर द इनफ्लोज, रिसीट्स एंड आउटफ्लोज, पेमेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बिजनेस के अंदर जितना भी कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है उसे हम कैश फ्लोज कहते हैं, कि बिजनेस के अंदर कितना कैश आ रहा है और बिजनेस से कितना कैश बाहर जा रहा है, उसे हम कैश फ्लोज कहते हैं अकाउंटिंग में। फॉर एग्जाम्पल कैश सेल्स एंड कैश परचेजेस। अगर बिजनेस कैश में सेल्स कर रहा है तो बिजनेस के अंदर कैश आएगा जिसे हम कैश इनफ्लो कहते हैं, और अगर बिजनेस कैश में परचेजेस कर रहा है तो बिजनेस से कैश बाहर जाएगा जिसे हम कैश आउटफ्लो कहते हैं। कैश फ्लोज में आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैश इनफ्लोज को प्लस करते हैं और कैश आउटफ्लोज को माइनस करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं हमारे कैश, बैंक बैलेंस, ओवरड्राफ्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एटसेट्रा, जो हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिन्हें इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैश इक्विवेलेंट्स। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो बिजनेस के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का इनफ्लो एंड आउटफ्लो ट्रैक करती है एक फाइनेंशियल पीरियड के अंदर, कि बिजनेस के अंदर कितना कैश आया, कितना कैश बाहर गया। इस इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए प्रिपेयर की जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पर्पस है। फर्स्ट, टू ascertain the sources, that is receipts of cash and cash equivalents under operating, investing and financing activities of the business। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम तीन कैटेगरीज के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकेंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन तीनों एक्टिविटीज के अंडर कैश फ्लोज को रिकॉर्ड किया जाता है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताती है कि बिजनेस को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहाँ से रिसीव हो रहा है, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं। सेकेंड, to ascertain the applications, that is payments of cash and cash equivalents under operating, investing and financing activities of the business। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी बताती है कि उस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को बिजनेस कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर रहा है, यूज कर रहा है, पे कर रहा है इन तीनों एक्टिविटीज के अंडर। थर्ड, to ascertain the net change in cash and cash equivalents being the difference between sources, receipts and applications payments under the three activities to determine the actual cash position of the business। कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में नेट कितना चेंज है ये भी बताता है एक फाइनेंशियल पीरियड के अंदर उसके कैश रिसोर्सेज एंड कैश एप्लीकेशंस में डिफरेंस को फाइंड आउट करके तीनों एक्टिविटीज़ के अंडर, ताकि ये पता लगा सके कि बिजनेस की एक्चुअल कैश पोजीशन क्या है, बिजनेस के पास नेट कैश कितना अवेलेबल है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के सोर्सेज को फाइंड आउट करना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की एप्लीकेशंस को फाइंड आउट करना कि बिजनेस कहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को पे कर रहा है, यूज़ कर रहा है, और उसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में नेट कितना चेंज है ताकि उसकी एक्चुअल कैश पोजीशन को फाइंड आउट किया जा सके। अब हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या यूजेस हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। फर्स्ट, डिटरमाइंस कैश पोजीशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो को शो करती है एक फाइनेंशियल पीरियड के अंदर, बिजनेस की नेट कैश पोजीशन के बारे में बताती है, मैनेजमेंट को शो करती है कि बिजनेस के पास ज़्यादा कैश बैलेंस अवेलेबल है या कम कैश बैलेंस अवेलेबल है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर। सेकेंड, असेस लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस की लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन को मेजर करने में भी हेल्प करती है। ये बताती है क्या बिजनेस के पास इनफ कैश अवेलेबल है अपने एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज़ को टाइम पर पे करने के लिए। थर्ड, हेल्प्स इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग।
कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो इन्फॉर्मेशन देती है कि बिजनेस को कौन कौन से सोर्सेज से कैश रिसीव हो रहा है और बिजनेस कहाँ पर उस कैश को यूटिलाइज कर रहा है, अप्लाई कर रहा है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को हेल्प करती है अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करने में, रिव्यू करने में, जिसके बेसिस पर वो फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं कि उन्हें फ्यूचर में कितना कैश का रिक्वायरमेंट होगा अपने एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज़ को मीट करने के लिए। फोर्थ, यूजफुल इन एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट एंड कैश बजटिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये इन्फॉर्मेशन देती है कि बिजनेस के पास कैश का सरप्लस है या कैश का डेफिसिट है, उसके पास ज़्यादा कैश अवेलेबल है या फिर कम कैश अवेलेबल है। इस बेसिस पर बिजनेस फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है। अगर बिजनेस के पास सरप्लस कैश है, ज़्यादा कैश अवेलेबल है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स करेगा शॉर्ट टर्म में। और अगर बिजनेस के पास कैश का डेफिसिट है, कैश की कमी है, तो वो क्रेडिट लेगा, शॉर्ट टर्म के लिए उधार लेगा अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस को कैश को एफिशिएंटली, प्रॉपरली मैनेज करने में हेल्प करती है ताकि बिजनेस अपने कैश रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सके। ये स्टेटमेंट बिजनेस के कैश रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताती है डिटेल में, जिसके बेसिस पर मैनेजमेंट कैश बजट प्रिपेयर कर सकती है फ्यूचर के लिए। फिफ्थ, टेस्ट फॉर द मैनेजरियल डिसीजंस। एक जनरल रूल है बिजनेस के अंदर, जो भी कंपनी लॉन्ग टर्म सोर्सेज दैट इज बोरोइंग्स, डेट, इक्विटी से फंड्स रेज करती है, उन फंड्स को वो यूज़ करती है अपने बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एट्सेट्रा। इन सोर्सेज को, जो ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, इनको रीपे किया जाता है, इनको पे बैक किया जाता है जो भी बिजनेस कैश और इनकम जनरेट कर रहा है अपने मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, दैट इज प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्टिविटीज से। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट मैनेजमेंट डिसीजंस की क्रेडिबिलिटी, उसकी वैल्यू को चेक करने में भी हेल्प करती है, ये शो कर कर क्या ये रूल और पॉलिसी फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम 3 एक्टिविटीज़ के अंदर कैश के फ्लोज को रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सिक्स्थ, हेल्प्स इन मेकिंग डिविडेंड डिसीजंस। एक बार जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है तो उस डिविडेंड के अमाउंट को उसे सेपरेट डिविडेंड बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है शेयर होल्डर्स के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से मैनेजमेंट को ये पता चलता है कि बिजनेस की नेट कैश पोजीशन कैसी है, बिजनेस के पास फाइनेंशियल पीरियड के एंड में कितना एक्चुअल कैश अवेलेबल है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं कि शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड पे करना है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट डिविडेंड डिसीजंस को लेने में भी हेल्प करती है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक क्रूशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हर बिजनेस के अंदर प्रिपेयर की जाती है। ये स्टेटमेंट बिजनेस की कैश पोजीशन के बारे में बताती है, उसकी लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन को मेजर करती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करती है, कैश को एफिशिएंटली मैनेज करने में हेल्प करती है, कैश बजट प्रिपेयर करने में हेल्प करती है, मैनेजरियल डिसीजंस को टेस्ट करती है और बिजनेस में डिविडेंड डिसीजंस लेने में भी हेल्प करती है। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी कुछ लिमिटेशंस, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट, इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। इस स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिकॉर्ड किया जाता है कि बिजनेस के अंदर कितना कैश आ रहा है और कितना कैश बाहर जा रहा है। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जैसे कि डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करके, ये सब ट्रांजैक्शंस हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते। तो इस स्टेटमेंट के अंदर बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसीलिए ये बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एंड पिक्चर को रिफ्लेक्ट नहीं करती। सेकेंड, नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एन इनकम स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस की सिर्फ कैश पोजीशन के बारे में बताती है, उसके नेट प्रॉफिट्स और लॉसेस को शो नहीं करती, जिसके लिए बिजनेस को प्रिपेयर करनी पड़ती है इनकम स्टेटमेंट, जो उसकी नेट इनकम को शो करती है बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, दोनों अलग स्टेटमेंट्स है और दोनों को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट से हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जिसके बेसिस पर फर्दर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। थर्ड, हिस्टोरिकल इन नेचर। कैश फ्लो स्टेटमेंट
इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट में जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसके बेसिस पर प्रिपेयर की जाती है। और इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बेस्ड होती है पास्ट ट्रांजैक्शंस पे। जो डेटा उसके अंदर रिकॉर्डेड होता है वो हिस्टोरिकल होता है नेचर में, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हिस्टोरिकल है नेचर में। ये तब ज़्यादा यूज़फुल होगी जब इसे प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ प्रिपेयर किया जाएगा। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है जो कंपनी के फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को प्रिडिक्ट करती है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। फोर्थ, इग्नोर्स द अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पर प्रिपेयर की जाती है क्योंकि इसमें सारी कैश आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, और ये अकाउंटिंग का सबसे फंडामेंटल बेसिक अक्रूवल कॉन्सेप्ट इग्नोर करती है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अंदर ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड किया जाता है जैसे ही वो अकर करती है, चाहे हमें इनकम के अगेंस्ट कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, चाहे एक्सपेंसेस के अगेंस्ट कैश पे किया है या नहीं किया है। लेकिन कैश बेसिस के अंदर ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब उस ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट या तो कैश रिसीव हो जाता है या फिर कैश पे किया जाता है। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग को इग्नोर करती है, तो वो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेगी जो वो उस फाइनेंशियल ईयर में अकर होगी, और बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। फिफ्थ, पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है फाइनेंशियल डेटा एंड रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करना, उसमें हेरा फेरी करना, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की बेटर पिक्चर शो करना जो एक्चुअल में नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है बिजनेस की परचेजेस एंड पेमेंट्स को डिले करके, पोस्टपोन करके, और डेटर से जल्दी कैश कलेक्ट करके बैलेंस शीट डेट से पहले, यानी अकाउंट्स को क्लोज करने से पहले। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट मैनिपुलेटेड है, उसके अंदर विंडो ड्रेसिंग की जाती है, तो वो बिजनेस की एक्चुअल कैश पोजीशन को शो नहीं करेगा। सो ये थे हमारे लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करती है, इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये हिस्टोरिकल है नेचर में, ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग को इग्नोर करती है क्योंकि ये कैश बेसिस पर प्रिपेयर की जाती है, और इस स्टेटमेंट को ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है। प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर की जाती है? इसे प्रिपेयर किया जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बिजनेस के जितने भी कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हैं उन्हें 3 एक्टिविटीज़ के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। एंड थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये तीनों एक्टिविटीज़ क्या हैं और इनमें हम कैश फ्लोज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आइए हम इसे वन बाय वन करके डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस की प्रिंसिपल और मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़। कंपनी का मेन और कोर बिजनेस जिससे वो इनकम जनरेट करता है। ये उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड नहीं करती जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। ये एक्टिविटीज़ बिजनेस को हेल्प करती है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को फाइंड आउट करने में। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होंगी प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक ट्रेडिंग कंपनी के लिए उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होंगी परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिन गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर वो डील कर रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कौन कौन से कैश फ्लोज को इंक्लूड किया जाता है, ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है। रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके जो रिसीट्स आती है। रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल से जो मनी रिसीव होता है। रिसीट्स फ्रॉम रॉयल्टी फीस एंड कमीशन, रॉयल्टी फीस एंड कमीशन जो बिजनेस को रिसीव होती है। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो बिजनेस कैश पे कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को जो पेमेंट की जा रही है। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज टू एम्प्लॉयज, जो भी बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को वेजेस एंड सैलरीज पे कर रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कैश फ्लोज के जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर आते हैं। सारे कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को रिकॉर्ड करने के बाद हम नेट इफेक्ट निकालते हैं ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर अमाउंट पॉजिटिव आता है तो हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्योंकि हमें उससे कैश आ रहा है, और अगर अमाउंट आता है नेगेटिव तो हम लिखते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
इट मीन्स कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इतना कैश पे किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। सेकेंड इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है? जब बिजनेस लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स को परचेज एंड सेल करता है, उन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये वो एक्टिविटीज़ है जो ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आती। इन एक्टिविटीज़ के अंदर वो इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड की जाती हैं जो कैश इक्विवेलेंट्स में नहीं आती, दैट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में नहीं आती। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कौन कौन से कैश फ्लोज रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है। रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल एंड इनटेंजिबल। जब बिजनेस फिक्स्ड एसेट्स टैंजिबल एंड इनटेंजिबल दोनों को सेल करता है और उनसे जो रिसीट्स आती है। रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन अदर कंपनीज। जब बिजनेस दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है और उन्हें सेल करके जो रिसीट्स आती हैं, उन्हें भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते हैं। रिसीट्स फ्रॉम रिपेमेंट्स ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स गिवन टू थर्ड पार्टीज। जब बिजनेस लोन्स और एडवांसेस देता है थर्ड पार्टीज को और उनकी पेमेंट जब बिजनेस को रिसीव होती है, वो भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, बिजनेस ने अगर कोई फिक्स डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव होता है। बिजनेस ने किसी थर्ड पार्टी को लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। डिविडेंड रिसीव्ड, बिजनेस ने दूसरी कंपनीज के शेयर खरीदे हैं, उस पर कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए जो पेमेंट की गई है। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन अदर कंपनीज, दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स परचेज करने के लिए जो पेमेंट की गई है। इन सभी कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को रिकॉर्ड करने के बाद हम नेट इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। अगर अमाउंट पॉजिटिव आता है तो हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कि हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश का इनफ्लो आ रहा है। और अगर अमाउंट नेगेटिव आता है तो हम लिखते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कैश को पे किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। थर्ड इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो बिजनेस की कैपिटल एंड बोरिंग से रिलेटेड होती हैं। जब ओनर की कैपिटल में या बिजनेस की बोरिंग्स के अंदर चेंज आता है, उन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं होती। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या कैश फ्लोज इंक्लूड किए जाते हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स इन कैश। जब बिजनेस शेयर्स को इशू कर रहा है कैश में, तो उसके अगेंस्ट जो मनी रिसीव होता है शेयर कैपिटल, उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कैश। जब बिजनेस डिबेंचर्स को इशू करता है, डेट लेता है, उससे जो कैश में पेमेंट रिसीव होती है, उन्हें हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। जब बिजनेस लोन लेता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, उनसे जो मनी रिसीव होता है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड किया जाता है। पेमेंट ऑफ लोन्स, जब बिजनेस लोन की पेमेंट करता है। पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, जब बिजनेस इक्विटी शेयर्स को वापस से खरीदता है और उसके लिए पेमेंट करता है शेयर होल्डर्स को, उसे भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं। पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जब बिजनेस प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए पेमेंट करता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जब बिजनेस अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट करता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जब बिजनेस इंटरेस्ट पे करता है जो भी उसने लोन लिया है मार्केट से। इन सभी कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को रिकॉर्ड करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं नेट इफेक्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अगर अमाउंट पॉजिटिव आता है तो हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसका मतलब बिजनेस के कैश इनफ्लो ज़्यादा है उसके आउटफ्लो से, तो बिजनेस को कैश का फ्लो आ रहा है। और अगर अमाउंट नेगेटिव आता है तो हम लिखते हैं कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसका मतलब बिजनेस के कैश आउटफ्लो ज़्यादा है उसके कैश इनफ्लो से, ज़्यादा कैश यूटिलाइज हो रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट मेथड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट है। यहाँ पर जो हम मेथड की बात कर रहे हैं वो है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड भी है कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का, क्योंकि डायरेक्ट मेथड क्लास 12 के अकाउंट्स के सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड की बात की है। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं उस ईयर को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे।
फिर हम दो कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर्स कॉलम, सेकंड कॉलम होगा हमारा अमाउंट का कॉलम। पर्टिकुलर्स कॉलम में आती है सारी डिटेल्स, जो जो आइटम्स हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, और अमाउंट कॉलम में हम उसकी रिस्पेक्टिव अमाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा, कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। सो हम कैश फ्लोज को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में, 3 एक्टिविटीज में। फर्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसे हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में, जो आगे की वीडियो में गिवन है। तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगी आपको कि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट के अंदर हम एडजस्टमेंट्स करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। जितने भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम ऐड करते हैं। दैट इज डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स एंड डिबेंचर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और जितने भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं उन्हें हम लेस करते हैं। दैट इज इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नेट प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसमें हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अगर बिजनेस के करंट एसेट्स दैट इज इन्वेंट्रीज, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं, और उसकी करंट लायबिलिटीज दैट इज ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं, तो उसे हम प्लस करते हैं क्योंकि वो बिजनेस के लिए कैश इनफ्लो है। लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अगर बिजनेस के करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब बिजनेस के अंदर कैश का आउटफ्लो हो रहा है, इसीलिए हम उसे लेस करते हैं। क्योंकि जब बिजनेस के करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं, इसका मतलब बिजनेस करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है। और जब उसके करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होती है, कम होती है, इसका मतलब वो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल को पेमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से कैश आउटफ्लो हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो अमाउंट आता है वो होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसमें से हम लेस करते हैं इनकम टैक्स पेड, नेट ऑफ टैक्स रिफंड रिसीव्ड। अगर बिजनेस को कोई टैक्स का रिफंड आया है, तो जो उसका टोटल इनकम टैक्स होगा उसमें से वो टैक्स रिफंड को माइनस करके जो एक्चुअल उसने इनकम टैक्स पे किया है उसे वो लेस करेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से। इनकम टैक्स को माइनस करने के बाद जो कैश फ्लो आएगा वो होगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके अंदर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को प्लस एंड माइनस करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं होते, जो फ्रिक्वेंटली अकर नहीं करते। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो उसे हम प्लस करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो उसे हम माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के अंदर जब बिजनेस अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पेंसेशन पे करता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को प्लस माइनस करने के बाद जो हमारे पास कैश फ्लो आएगा वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर अमाउंट पॉजिटिव होगा तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर अमाउंट नेगेटिव होगा तो हम लिखेंगे कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सेकेंड हेडिंग आएगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, proceeds from sale of investments, proceeds from sale of intangible assets, interest and dividend received for non-financial companies. Non-financial companies such as trading company, manufacturing company, जिनका मेन बिजनेस फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज में डील करना नहीं है। फिर आते हैं रेंट इनकम। सो ये सारे हैं हमारे कैश इनफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जिन्हें हम प्लस करते हैं। फिर हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल। ये सारा है हमारा कैश आउटफ्लो, इसे हम माइनस करेंगे। आफ्टर दैट हम प्लस एंड माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होगी तो प्लस करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस होगा तो माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स डैमेज हो गए अर्थक्वेक की वजह से। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर हमारे कैश के इनफ्लो ज़्यादा होंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर तो आएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और अगर हमारा कैश का आउटफ्लो ज़्यादा होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर तो आएगा कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़।
थर्ड हेडिंग आएगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसके अंदर हम वो सारे कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, proceeds from other long-term borrowings, final dividend paid, interim dividend paid, interest on debentures and loans, repayment of loans, redemption of debentures, preference shares, share issue expenses। अगर बिजनेस को प्रोसीड्स आ रहे हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू करके, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दैट इज लोन्स को लेके, वो बिजनेस के लिए कैश इनफ्लो है। और अगर बिजनेस डिविडेंड पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है डिबेंचर्स पे, लोन्स को रीपे कर रहा है, शेयर इशू एक्सपेंसेस पे कर रहा है, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए पेमेंट कर रहा है, ये सारा बिजनेस के लिए कैश का आउटफ्लो है जिसे हम माइनस करेंगे। इन सारे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को रिकॉर्ड करने के बाद जो हमारा नेट इफेक्ट आएगा वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अगर अमाउंट पॉजिटिव होगा तो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, अगर अमाउंट नेगेटिव होगा तो आएगा कैश फ्लो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद हम तीनों हेडिंग्स का टोटल करेंगे जिससे हम कैलकुलेट करेंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसके अंदर हम ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लेस बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन सारे ओपनिंग बैलेंसेस को हम प्लस करेंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो हमारे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर के बैलेंसेस के इक्वल होगा, जिसके अंदर आएंगे हमारे कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस, कैश एट बैंक लेस बैंक ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग बैलेंस, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स का क्लोजिंग बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज का क्लोजिंग बैलेंस। तो ये था हमारा फॉर्मेट ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड। अब हम समझेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसे हम वर्किंग नोट के अंदर शो करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट के अंदर नेट प्रॉफिट गिवन है तो हम नेट प्रॉफिट को लिखेंगे, और अगर हमें बैलेंस शीट के अंदर सरप्लस का क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो उसका हम डिफरेंस कैलकुलेट करके लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या क्या ऐड करेंगे और क्या क्या लेस करेंगे। ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स, अगर हम कोई अमाउंट जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे हम ऐड बैक करेंगे क्योंकि इसके अंदर कैश का कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है। फिर हम ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, क्योंकि इसके अंदर भी कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा, ये प्रोविजन है और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी की आइटम है। फिर हम ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है तो इसीलिए वो नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड बैक की जाएगी। फिर आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स भी एक प्रोविजन है जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, इसके अंदर भी कैश का कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा इसीलिए हम इसे ऐड बैक करेंगे। फिर हम ऐड करेंगे वो सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जिन्हें हमने डेबिट किया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एज एक्सपेंस की तरह, ये सारी आइटम्स ऐड की जाएंगी। हम क्या क्या लेस करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जिन्हें हमने क्रेडिट किया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम की तरह, और लेस करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिटेड, अगर हमने इनकम टैक्स रिफंड को क्रेडिट करा है एज इनकम की तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। इन सब आइटम्स को प्लस माइनस करने के बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को हम प्लस एंड माइनस करते हैं एंड में जब हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आइए कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड एज फॉलोज। हमें एबीसी लिमिटेड कंपनी की फॉलोइंग बैलेंस शीट्स दी हुई है 31 मार्च 2024 की एंड 31 मार्च 2023 की, और हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। सो बैलेंस शीट में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज़ है दोनों ईयर्स के लिए, रिजर्व्स इन सरप्लस 2000 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 30,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो रही है, ट्रेड पेबल्स दैट इज़ करंट लायबिलिटीज़ 10,000 से इंक्रीज़ हो रही है,
फिक्स्ड एसेट्स टैंजिबल इंक्रीज हो रहे हैं 42,000 रुपीज़ से, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं 6,800 रुपीज़ से, इन्वेंट्रीज हमारी डिक्रीज हो रही है 6,000 रुपीज़ से, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारा 800 रुपीज़ से डिक्रीज हो रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है इंटरिम डिविडेंड 52,000 रुपीज़ का पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन चार्ज किया है फिक्स्ड एसेट्स पे 2023 में 54,000 रुपीज़ एंड 2024 में 72,000 रुपीज़। इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमें प्रिपेयर करनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ऊपर हम हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। टू कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम एंड देन अमाउंट कॉलम। पर्टिकुलर्स कॉलम में फर्स्ट हेडिंग आएगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जिसे हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट में। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैसे कैलकुलेट किया है, जिसका अमाउंट आया है 54,000 रुपीज़। हम इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंस दैट इज डेप्रिसिएशन। यहाँ पर और कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स दैट इज एक्सपेंसेस एंड इनकम्स नहीं गिवन है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, जिसका अमाउंट आएगा 18,000 रुपीज़। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट 18,000 रुपीज़ कैसे आया? हम 72,000 में से जो हम डेप्रिसिएशन 2024 में चार्ज कर रहे हैं उसमें से माइनस करेंगे जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट 2023 में चार्ज किया जा रहा है, दैट इज़ 54,000 रुपीज़। जो ये 18,000 रुपीज़ है ये उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है जो ड्यूरिंग द ईयर एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, परचेज करे हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा 72,000, दैट इज 54,000 प्लस 18,000। अब हम इसमें ऐड और लेस करेंगे वर्किंग कैपिटल के चेंजेस। ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। हमारी इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो रही हैं 6,000, ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं दैट इज लायबिलिटीज 10,000। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसे लेस करेंगे, 6,800 रुपीज़ माइनस करेंगे। हमारी कोई भी करंट लायबिलिटीज़ यहाँ पर डिक्रीज नहीं हो रही, तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा 81,200 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स गिवन नहीं है तो हम उसकी एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे। सेकेंड हेडिंग हमारी आएगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टैंजिबल। ड्यूरिंग द ईयर 60,000 रुपीज़ के फिक्स्ड एसेट्स परचेज करे हैं। ये अमाउंट कैसे आया? जो हमें बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट गिवन है वो डेप्रिसिएशन माइनस करके है, तो हम उन दोनों अमाउंट में डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे एंड देन उनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। दैट इज 3,42,000 में ऐड करेंगे 72,000 रुपीज़ एंड 3 लाख में ऐड करेंगे 54,000 रुपीज़। सो 4,14,000 माइनस 3,54,000 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की और कोई आइटम्स गिवन नहीं है तो हमारा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़ नेगेटिव में होगा क्योंकि ये हमारा कैश आउटफ्लो है। थर्ड हेडिंग आएगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 30,000 रुपीज़ के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इंक्रीज हो रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो ये प्रोसीड्स हो गए जिसे हम ऐड करेंगे। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड पे किया है 52,000 रुपीज़ का, जिसे हम माइनस करेंगे, तो हमारा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा 22,000 रुपीज़। क्योंकि कैश आउटफ्लो ज़्यादा है कैश इनफ्लो से। इसके बाद हम नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम तीनों एक्टिविटीज़ के कैश फ्लोज का सम टोटल करेंगे। दैट इज 81,200 माइनस 60,000 माइनस 22,000। सो हमारा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएगा 800 रुपीज़ इन नेगेटिव, जिसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 8,000 रुपीज़। सो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर आ जाएगा 7,200 रुपीज़। अब हम समझेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमने कैसे कैलकुलेट किया। तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, जो हमें 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट में गिवन है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 98,000 रुपीज़। उसमें से हम लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, जो हमें गिवन है 31 मार्च 2023 के बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस, दैट इज 96,000 रुपीज़।
सो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 2,000 रुपीज़, जिसमें हम ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड पेड 52,000 रुपीज़। इंटरिम डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी की आइटम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की नहीं है। एक तो हम इसे नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं, दूसरा हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस करते हैं। देयरफॉर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का अमाउंट आ जाएगा 54,000 रुपीज़। सो ये था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग विद कनेक्टिंग विद अकाउंट्स।